तो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ्स से दीदी। बच्चों कैसे हो आप सब और कैसी चल रही है तैयारी। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 10 वेक्टर्स कंप्लीट किया था इन वन शॉट। आई होप आपने उसे वॉच कर लिया होगा। और अब हम बात करेंगे वेक्टर्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और पास्ट ईयर क्वेश्चंस की। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले 2 मार्क्स से क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो कि एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। यहाँ पे हमने फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है, लेट ए वैक्टर एंड बी वैक्टर बी 2 वैक्टर्स सच दैट magnitude of A is 3, magnitude of B is √2/3 and A cross B is a unit vector, then what is the angle between angle A and angle B। जब भी बात आती है एंगल्स बिटवीन वैक्टर्स की, हमें यूजली ये फॉर्मूला याद आता है cos थीटा इक्वल टू A डॉट बी अपॉन मॉड A मॉड B। लेकिन आपको पता है कि हम एंगल्स क्रॉस प्रोडक्ट की हेल्प से भी फाइंड कर सकते हैं। वो फॉर्मूला जनरली बच्चों को याद नहीं आता, जहाँ एंगल की बात होती है यही फॉर्मूला याद आ जाता है। डेफिनेटली इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम कभी भी एंगल्स निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए वेक्टर दिया होना चाहिए या डॉट प्रोडक्ट दिया होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हमें सिर्फ 2 इन्फॉर्मेशन दी है कि मॉड ए की वैल्यू, मॉड बी की वैल्यू, और साथ में ये दिया है कि ए क्रॉस बी इज़ यूनिट वैक्टर, जिससे आपको समझ जाना है कि यहाँ पे आपको डॉट प्रोडक्ट का यूज़ नहीं करना है, बल्कि क्रॉस प्रोडक्ट वाले फॉर्मूले का यूज़ करना है, जो कि होता है साइन थीटा इज इक्वल्स टू मॉड ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। फाइन, तो ये है फॉर्मूला जो हमें यूज़ करना है। अब यहाँ पे इसने कहा है कि ए क्रॉस बी इज़ अ यूनिट वैक्टर। वॉट इज़ यूनिट वैक्टर? ये यूनिट वैक्टर क्या होता है? यूनिट वैक्टर इज़ अ वैक्टर विथ मैग्नीट्यूड 1। यूनिट वैक्टर वो वैक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। यानी अगर ए वैक्टर एक यूनिट वैक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड यानी कि मॉड ए हो जाएगा 1। तो हमें यूनिट वैक्टर की इस प्रॉपर्टी का यूज़ यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि एज ए क्रॉस बी इज़ यूनिट वैक्टर, और अगर वो यूनिट वैक्टर है यानी उसका मैग्नीट्यूड जो है वो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब अगर इसका यूज़ हम अपने फॉर्मूले में कर लें तो ये जो फॉर्मूला है जिससे हम एंगल निकाल सकते हैं 2 वैक्टर का, वो हो जाएगा 1 अपॉन मॉड ए एंड मॉड बी। और मॉड ए और मॉड बी यानी ए और बी का मैग्नीट्यूड तो हमें दे रखा है इस क्वेश्चन में, तो कितना हो जाएगा? मॉड ए की वैल्यू यहाँ पे रख लीजिए इनटू मॉड बी की वैल्यू √2/3 यहाँ रख दीजिए। 3 से 3 कैंसिल, आपको मिल जाता है साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√2 यानी कि π/4। तो हमारा फाइनल आंसर है π/4। तो देखिए आपको जो इन्फॉर्मेशन दी है ना, उसका यूज़ कैसे करना है और कौन से फॉर्मूले का यूज़ एंगल निकालने में करना है, ये आपको अच्छी तरह से समझना होगा। तो चलिए अब हम सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड मॉडुलस ऑफ एक्स वैक्टर इफ फॉर अ यूनिट वैक्टर ए दिस कंडीशन इज गिवन। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यूनिट वैक्टर अगेन अ वैक्टर हुज मॉडुलस इज 1। जैसे हम a प्लस बी, a माइनस बी की आइडेंटिटी यूज़ करते हैं ना, a² माइनस b², लेकिन अगर वैक्टर हो तो यहाँ पे मॉडुलस आ जाता है। तो हम चाहें तो आइडेंटिटी लगा दें या फिर हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, तो x का x से होगा तो यहाँ पे आ जाएगा x डॉट x, फिर प्लस x डॉट a माइनस a डॉट x माइनस a डॉट a वैक्टर। अगर हम इस डॉट प्रोडक्ट को ऑर्डिनरी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करके मल्टीप्लाई करें तो कुछ इस तरह से रिजल्ट हमें मिलेगा। अब x डॉट a डॉट x के इक्वल होता है, यानी ये दोनों सेम है लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव है तो कैंसिल हो जाएगा। आपके पास बचेगा x वैक्टर डॉट x वैक्टर माइनस a वैक्टर डॉट a वैक्टर। ठीक है, तो हम जानते हैं कि a डॉट a क्या होता है? मॉड ऑफ a² होता है। तो दिस इज मॉड ऑफ x², दिस इज मॉड ऑफ a²। फाइनल राइट हैंड साइड 15 था ना, तो दिस इज इक्वल टू 15, यहाँ पे हमें 15 लेके चलना है, इज इक्वल टू 15। ओके, एंड ए यूनिट वेक्टर है यानी ए का मैग्नीट्यूड तो 1 होगा, ये 1 हो जाएगा, और मॉड ऑफ x² ही तो हमें फाइंड करना है, इसलिए हम इसे ऐसे ही रखेंगे, इज इक्वल्स टू 15। तो यह आ जाएगा मॉड ऑफ x² इज इक्वल टू 15 प्लस 1 यानी कि 16। तो मॉड ऑफ x इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 16 यानी कि 4 आ जाएगा। तो ये है आपका रिक्वायर्ड वैल्यू जो कि पूछी गई थी।
अब इस क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच दीज वैक्टर्स आर पैरेलल। कोई भी दो वैक्टर्स a एंड b पैरेलल होते हैं अगर उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों वैक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे और उनको 0 के इक्वल कर लेंगे। तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए हम डिटरमिनेंट बनाएंगे, यहाँ लिखेंगे i, यहाँ j और यहाँ k। पहले वेक्टर में i कंपोनेंट 3, j कंपोनेंट 2, k कंपोनेंट 9। सेकेंड वेक्टर में i कंपोनेंट 1, j कंपोनेंट -2p और k कंपोनेंट 3। इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेने के लिए हम जैसे डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व कर लेंगे। i 3 to the 6 minus plus 18p minus j 3 3 is 9 minus 9 plus k minus 6p minus 2, ये है a क्रॉस b इज इक्वल टू 0, यानी कि 0i प्लस 0j प्लस 0k। तो ये एक वेक्टर है और 0 को हम लिखेंगे वेक्टर के फॉर्म में, यानी कि 0i प्लस 0j प्लस 0k, और इन्हें कर लेंगे कंपेयर। तो कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ i, j एंड k। i कंपोनेंट यहाँ पे क्या है 6 प्लस 18p और यहाँ पे क्या है 0। इससे हमें p मिल जाता है 18p इज इक्वल टू -6, यानी कि p इज इक्वल टू -1/3। तो ये है p की वैल्यू। फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच वैक्टर्स आर पैरेलल। अगर दो वैक्टर्स पैरेलल हैं तो उसकी कंडीशन है कि a इज इक्वल टू लैम्डा b, यानी कि दोनों वैक्टर्स आपस में प्रोपोर्शनल होंगे, यानी कि उन दोनों वैक्टर्स के डायरेक्शन रेशियोज भी प्रोपोर्शनल होंगे। तो हमने ये लिख लिया a इज इक्वल टू लैम्डा और ये लिख लिया b। अब या तो हम i, j, k कंपोनेंट को कंपेयर कर लें या फिर लिखें कि इनके जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वो प्रोपोर्शनल होंगे। ये डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, किसी भी वेक्टर में जो i, j, k कंपोनेंट होते हैं वही डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। i कंपोनेंट 3, इसमें i कंपोनेंट 1 इज इक्वल टू j कंपोनेंट 2, इसमें j कंपोनेंट -2p, इसमें k कंपोनेंट 9 एंड यहाँ 3। 2 से 2 कैंसिल, यहाँ आएगा -1/p और इसको अगर हम ले ले 3 तो यहाँ से आपको p की वैल्यू मिल जाती है -1/3। तो p की वैल्यू है -1/3। कोलिनियर वैक्टर्स, किसी दिए हुए वैक्टर्स को हम कोलिनियर कैसे प्रूव कर सकते हैं। शो दैट द वैक्टर्स आर कोलिनियर। तो याद रखिए कोलिनियर की कंडीशन है या तो a वैक्टर इज इक्वल टू लैम्डा b वैक्टर बता दो या b वैक्टर इज इक्वल टू लैम्डा a वैक्टर, जैसे यानी कि दोनों वैक्टर्स एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हो जाएं तो वो कोलिनियर होते हैं। अब इस यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हमारा b वैक्टर है वो है -4i प्लस 6j माइनस 8k और a वैक्टर है 2i। अब मुझे ये बताइए कि b वैक्टर में हम मुझे यहाँ पे बताइए कि a वैक्टर में हम किस नंबर का मल्टीप्लाई कर दें कि b आ जाए, ऑब्वियसली -2 का। तो यहाँ देख सकते हैं कि b वैक्टर इज इक्वल टू -2 टाइम्स a वैक्टर, यानी यहाँ लैम्डा का काम कर रहा है -2। अगर एक वैक्टर दूसरे वैक्टर का स्केलर मल्टीपल है तो वो वैक्टर्स कहलाते हैं कोलिनियर एंड वी आर कोलिनियर। चलिए अब हम देखते हैं कुछ 3 मार्कर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे, अगर मॉड a √26 है, मॉड b 7 है, a क्रॉस b इज इक्वल टू 35, दैट फाइंड a डॉट b, यानी कि a क्रॉस b दिया है और a डॉट b फाइंड करना है, जबकि वैक्टर्स नहीं दिए हैं बल्कि मॉडुलस दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे साइन थीटा का जो फॉर्मूला एंगल का होता है वो यूज़ कर लेंगे। इससे हम थीटा उठाएंगे, यहाँ से हम थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो मॉड ऑफ a क्रॉस b कितना दिया है अपन को 35 दिया है, मॉड a कितना दिया है √26 दिया है, मॉड b कितना दिया है 7 दिया है, ठीक है। ये इससे कैंसिल 5/√26। अगर साइन थीटा हमारा 5/√26 है तो कॉस थीटा हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 25/√26 का स्क्वायर रूट 26। तो यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 26 माइनस 25/26। तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1/26, यानी कि 1/√26। तो दिस इज़ योर कॉस थीटा। और अब हम कॉस थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे। कॉस थीटा इज a डॉट b अपॉन मॉड a मॉड b।
अब cos थीटा हमें ऑलरेडी मिल चुका है 1/√26। ए डॉट भी हमें फाइंड करना है और मॉड ए मॉड बी भी दे रखा है। मॉड ए है √26 एंड मॉड बी इज़ 7, ठीक है, इज़ 7। तो ये देखिए ये कैंसिल यहाँ से 7 × 1 = ए डॉट बी, यानी कि यहाँ से आपको मिल जाता है ए डॉट बी = 7। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। ना होगा कई बार क्वेश्चन में कि हमें जो फाइंड करना है वो किस एंगल में मिलेगा और जो गिवन है उससे हम कैसे रिक्वायर्ड वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए फाइंड लैम्डा एंड म्यू इफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स इज 0। सेम क्वेश्चन को 2 तरीकों से पूछा जा सकता है। पहला कि क्रॉस प्रोडक्ट 0 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू, एंड सेकंड if these two vectors are parallel then find the value of lambda and mu। यहाँ पे हमें 2 कांस्टेंट फाइंड करने हैं तो ये 3 मार्क्स में आ सकता है। अदरवाइज अगर एक कांस्टेंट ही फाइंड करना है तो वो 2 मार्क्स में ही देंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि यहाँ पे तो पैरेलल वाला कंसेप्ट नहीं यूज़ किया, सीधे कह दिया कि क्रॉस प्रोडक्ट 0 है। तो हम इन दोनों वैक्टर्स का लेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। फर्स्ट वैक्टर में आई जे के कंपोनेंट क्या है 2, 6 एंड 27। सेकेंड वैक्टर में 1 लैम्डा एंड म्यू है, तो यहाँ पे हमने लिख लिया है। अब हम दिस इज 0 और 0 को हम अगले स्टेप में वेक्टर फॉर्मेट में लिखेंगे 0i + 0j + 0k। अब अब इसे वैसे सॉल्व कीजिए जैसे हम लोग डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं। तो ये आ जाएगा i 6 म्यू - 27 लैम्डा - j देन 2 म्यू - 27 + k देन 2 लैम्डा -6 इज इक्वल टू 0i + 0j कैप + 0k कैप। फाइन। अब हमें इस साइड भी वेक्टर मिला है आई जे के फॉर्मेट में और दूसरे साइड भी हमें वेक्टर मिला है आई जे के फॉर्मेट में। तो हम अगर इन्हें कंपेयर कर लें, आई कंपोनेंट को आई कंपोनेंट से, जे कंपोनेंट को जे कंपोनेंट से और के कंपोनेंट को के कंपोनेंट, सिर्फ म्यू है तो जे कंपोनेंट को कंपेयर कर लीजिए। जे कंपोनेंट क्या है -2 म्यू - 27 इज इक्वल टू, इसका जे कंपोनेंट 0 है यानी कि 2 म्यू इज इक्वल टू 27, म्यू इज इक्वल टू 27 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से हमें म्यू मिल चुका है। नाउ लेट्स फाइंड द लैम्डा एंड फॉर लैम्डा के कंपोनेंट को कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 2 लैम्डा - 6 इक्वल्स टू 0, 2 लैम्डा इज इक्वल टू 6, लैम्डा इज इक्वल टू 6/2 यानी कि 3। तो यहाँ से हमें इस तरह से कांस्टेंट मिल जाते हैं इजीली by taking the cross product 0 and we can easily find। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि 3 वैक्टर्स दिए हुए हैं हमें, 3 वैक्टर्स गिवन है और कोई एक वैक्टर है जिसका डॉट प्रोडक्ट इस फर्स्ट वैक्टर के साथ 0 होता है, सेकेंड वैक्टर के साथ 5 होता है और थर्ड वैक्टर के साथ 8 होता है। तो आपको वो वैक्टर फाइंड करना है। यानी यहाँ एक वैक्टर की बात की जा रही है जिसका इन तीनों गिवन वैक्टर से डॉट प्रोडक्ट दिया है और हमें वो वैक्टर ही फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे कि लेट ai कैप + bj कैप + ck कैप इज द रिक्वायर्ड वैक्टर। जो हमने सपोज किया है इसका डॉट प्रोडक्ट इस फर्स्ट वैक्टर के साथ 0 लेके चलेंगे, डॉट प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो क्या होगा i डॉट i 1 यहाँ पे बचेगा a, यहाँ पे बचेगा b, यहाँ पे बचेगा -3c इज इक्वल टू 0 इज द फर्स्ट इक्वेशन। और इसी तरह से आप जो अपना रिक्वायर्ड वैक्टर है उसका सेकंड के साथ डॉट प्रोडक्ट लोगे और उसको मान लोगे 5 के इक्वल। तो सेकंड वैक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट 5 है, चलिए डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। तो ये आ जाएगा a + 3b - 2c इज इक्वल टू 5। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। इसी तरह से हमारे रिक्वायर्ड वैक्टर ai कैप + bj कैप + ck कैप का थर्ड वेक्टर यानी कि 2i कैप + j कैप + 4k कैप के साथ जो प्रोडक्ट है वो 8 दिया है। जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 2a + b + 4c इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। दिस इज थर्ड इक्वेशन। अब आपको एक्चुअली में निकालना क्या था, वेक्टर निकालना था। तो वेक्टर के लिए a, b और c चाहिए। हमारे पास 3 इक्वेशन हमें मिल गए हैं। इन तीनों इक्वेशन को हम कर लेंगे सॉल्व एंड फाइंड कर लेंगे a, b, c की वैल्यू। तो ये मैंने फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन लिख लिए। अगर हम इनको सबट्रैक्ट कर दे तो b कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा -a और ये हो जाएगा -7c इज इक्वल टू -8, a + 7c इज इक्वल टू 8। दिस इज फोर्थ इक्वेशन। अब अगर कोई और एक इक्वेशन मिल जाए हमें a और c में तो हम आसानी से a और c की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब अगर हम थर्ड इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दे 3 को और उसे सबट्रैक्ट कर दे सेकेंड इक्वेशन से
ठीक है, तो चलिए थर्ड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा आपका 6a प्लस 3b प्लस 12c। इसमें सब्ट्रैक्ट करना है हमें इसको सेकेंड इक्वेशन को, तो a प्लस 3b माइनस 2c, और इस साइड क्या था जब हमने 3 से इंटू किए तो 8 3 24, और यहाँ पे क्या है 5। इन्हें हम कर देते हैं सब्ट्रैक्ट, यहाँ भी माइनस और ये हो जाएगा प्लस। तो ये देख सकते हैं b यहाँ से भी एलिमिनेट हो गया है, 6a माइनस a यानी कि 5a, और यहाँ पे क्या सिचुएशन हो जाएगी, ये हो जाएगा आपका 14c इज इक्वल टू, जैसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे ये हो जाएगा आपका 19। और अब हम देख सकते हैं कि a और c में एक और इक्वेशन हमें मिल गया है, और अब फोर्थ इक्वेशन मतलब हम वो एलिमिनेशन का जो प्रोसेस होता है ना वो कर रहे हैं। किसी तरह से आपके पास 3 इक्वेशन है, आपको बस सॉल्व करना है। यू कैन यूज़ योर मेथड टू फाइंड a b c। तो देखिए यहाँ पे 14c है, और अगर हम इसको भी 14 बना लें, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए फोर्थ इक्वेशन, तो 2a प्लस 14c इज इक्वल टू 16, और बस कर दीजिए इसे फटाफट से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ये आएगा आपको 3a, ये कैंसिल इज इक्वल्स टू 3, a की वैल्यू आपको 1 मिल जाती है। वी हैव गॉट a की वैल्यू मिल चुकी है। अब a की वैल्यू को फोर्थ इक्वेशन में रख दो तो आपको c मिल जाएगा। फोर्थ इक्वेशन क्या है, पुटिंग इन फोर्थ इक्वेशन में, फोर्थ इक्वेशन है 1 प्लस 7c इज इक्वल टू 8। अगर मैं a की जगह 1 रख दूँ, 1 प्लस 7c इज इक्वल टू 8 यानी 7c इज इक्वल टू 8 माइनस 1 यानी 7, और यहाँ से मुझे c की वैल्यू 1 मिल जाती है। तो c की वैल्यू क्या मिल गई 1। अब a भी मिल गया है, c भी मिल गया है, तो a और c की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में रख दें, चाहे फर्स्ट इक्वेशन में रख दें चाहे सेकेंड इक्वेशन में रख दें, हमें b मिल जाएगा। तो सपोज़ हम इस इक्वेशन में रखते हैं किसमें, ये जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस b माइनस 3, क्योंकि a की वैल्यू भी 1 है और c की वैल्यू भी 1 है, बस b नहीं मालूम है तो हमने ये रख दिया, और यहाँ से हमें b 2 मिल जाता है। यानी अब मुझे a भी मिल चुका है, b भी मिल चुका है और c भी मिल चुका है। a b c की वैल्यू को हम अपने रिक्वायर्ड वेक्टर में रख देंगे जो हमने स्टार्टिंग में सपोज किया था, ai कैप प्लस bj कैप प्लस ck कैप। तो हमारा वेक्टर हो जाएगा i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर इक्वल्स टू c वेक्टर क्रॉस d वेक्टर एंड a क्रॉस c इज इक्वल टू b क्रॉस d। यहाँ पे 2 इंफॉर्मेशन दी हुई है एंड हमें प्रूव करना है कि a माइनस d b माइनस c के पैरेलल है, वेयर a नॉट इक्वल टू d एंड b नॉट इक्वल टू c। दिस इज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार CBSE में आ चुका है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे यूज़ करेंगे कि हमें अगर 2 वैक्टर्स को पैरेलल बताना है तो उसकी कंडीशन क्या है, 2 वैक्टर्स आर पैरेलल इफ देयर क्रॉस प्रोडक्ट इज 0। तो फाइनली हमें इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट 0 प्रूव कर देना है एंड गिवन इन्फॉर्मेशन ये है। तो हमें एक्चुअली में क्या करना है, we have to prove their cross product is 0. This is ultimately we have to prove. तो जो हमें प्रूव करना है उसका LHS हम लेके चलते हैं। अब यहाँ पे हम लगा देते हैं वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट के डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं ना तो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, यानी मल्टीप्लिकेशन का जो ऑर्डिनरी रूल होता है वैसा ही क्रॉस प्रोडक्ट में भी होता है। तो पहले a का क्रॉस प्रोडक्ट b के साथ होगा, तो ये आ जाएगा a क्रॉस b, a का b के साथ हो गया, माइनस a क्रॉस c, तो a वेक्टर क्रॉस c वेक्टर, फिर d वेक्टर का b के साथ होगा तो माइनस d वेक्टर क्रॉस b, फिर माइनस माइनस प्लस d वेक्टर क्रॉस c वेक्टर, d वेक्टर क्रॉस c वेक्टर। जो यहाँ पे गिवन इन्फॉर्मेशन है हम उसका यूज़ कर लेंगे। a क्रॉस b की वैल्यू c क्रॉस d के इक्वल है, तो हम a क्रॉस b की जगह a क्रॉस b की जगह c क्रॉस d लिख सकते हैं, ठीक है। एंड a क्रॉस c की वैल्यू b क्रॉस d के इक्वल है, तो a क्रॉस c की जगह हम b क्रॉस d लिख सकते हैं, ये लिख लिया हमने। और बाकी के नंबर्स हैं, ये d क्रॉस b है, अगर मैं इसे पलटना चाहूँ तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। इसी तरह से ये d क्रॉस c है, अगर मैं इसे c क्रॉस d लिखना चाहूँ तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है।
वैक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है ना वो कम्यूटेटिव नहीं होता है। तो ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ बी क्रॉस ए, यानी कि जब भी हम क्रॉस प्रोडक्ट को अगर हम पलटना चाहें, रिवर्स कर यानी ए क्रॉस बी की जगह हम बी क्रॉस ए लिखना चाहें तो नेगेटिव साइन आ जाता है। तो यहाँ हमने दो जगह इसका यूज़ किया है। और अब हम देख सकते हैं ये सी क्रॉस डी प्लस का है और ये है माइनस का, ये बी क्रॉस डी नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, सब कुछ कैंसिल हो गया यानी कि ज़ीरो बचा। तो हम देख सकते हैं कि ये आ रहा है ज़ीरो और इसलिए हम लिख सकते हैं a माइनस डी इज़ पैरेलल टू b माइनस सी। तो ये जो दो, तो इससे प्रूव होता है कि a वैक्टर माइनस d वैक्टर इज पैरेलल टू b वैक्टर माइनस c वैक्टर। तो यहाँ पे ये आसानी से प्रूव हो जाता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है a वैक्टर एंड b वैक्टर आर यूनिट वैक्टर इंक्लाइंड एट एंगल थीटा देन प्रूव दैट। आपको कुछ प्रूव करना है और यहाँ पे जो हमें दिए हुए हैं दो वैक्टर्स दिए हैं a वैक्टर एंड b वैक्टर जो आपस में बनाते हैं एंगल थीटा एंड दे आर यूनिट वैक्टर। यूनिट वैक्टर बोले तो ऐसे वैक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड होता है 1। तो ये इस तरह से हमें दिया हुआ है और हमें प्रूव करना है साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू दिस। सबसे पहले हम ऐसे क्वेश्चंस में स्टार्ट करते हैं। ए वैक्टर माइनस, देखिए ए माइनस बी का मॉड है ना, तो हमें स्टार्टिंग करनी होगी यहाँ से। मॉड ऑफ ए वैक्टर स्क्वायर इज ए डॉट ए, तो मॉड ऑफ ए माइनस बी ये हो जाएगा ए माइनस बी, ए वैक्टर माइनस बी वैक्टर डॉट ए वैक्टर माइनस बी वैक्टर। समझ में आई बात? ए डॉट ए इज मॉड ऑफ ए स्क्वायर। यहाँ पे हमने ये डेफिनेशन का यूज़ किया है। चलिए अब हम डॉट प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो ए डॉट ए यहाँ पे आ जाएगा ए डॉट ए, फिर ए डॉट बी के पास जाएगा तो आएगा माइनस ए डॉट बी, फिर बी डॉट ए के पास जाएगा तो कितना आ जाएगा माइनस बी डॉट ए वैक्टर, फिर माइनस बी के पास जाएगा तो प्लस बी वैक्टर डॉट बी वैक्टर आ जाएगा। ठीक है, अब हम जानते हैं ए डॉट ए इज मॉड ऑफ ए स्क्वायर, तो ये आ जाएगा मॉड ऑफ ए वैक्टर स्क्वायर माइनस, अब देखिए ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर माइनस और ये है माइनस अब देखिए बी डॉट ए को हम ए डॉट बी भी लिख सकते हैं ना, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव है ना, तो इसको मैं ए डॉट बी भी लिख सकती हूँ। प्लस दिस इज व्हाट बी डॉट बी इज व्हाट मॉड ऑफ बी वैक्टर स्क्वायर है ना, हो जाएगा मॉड ऑफ ए वैक्टर स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए डॉट बी प्लस मॉड ऑफ बी वैक्टर स्क्वायर। साइन थीटा की वैल्यू लानी है ना, यानी कहीं ना कहीं साइन कॉस यहाँ पे बीच में लाना होगा। तो यहाँ पे हम इसका यूज़ कर सकते हैं कि वी नो दैट कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वैक्टर दैट इज ए डॉट बी इज मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। यहाँ से कॉस आ सकता है, फिर कॉस से हम साइन ला सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स इंट्रोड्यूस करना है यहाँ पे। तो 2 और ए डॉट बी की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, तो ए वैक्टर का मॉड माइनस बी वैक्टर मॉड कॉस थीटा, दिस इज द वैल्यू ऑफ ए डॉट बी प्लस मॉड बी वैक्टर स्क्वायर। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि ए वैक्टर एंड बी वैक्टर आर यूनिट वैक्टर, यानी कि इनका मॉड जो है 1 हो जाएगा, ये 1 और ये भी 1, तो 1 प्लस 1 हम एक साथ ले आते हैं माइनस 2 और ये दोनों भी 1, तो सिर्फ इतना बचेगा 1 प्लस 1 2, 2 माइनस 2 कॉस थीटा, 2 टेकिंग आउट 1 माइनस कॉस थीटा। अब क्या 1 माइनस कॉस थीटा को हम साइन में लिख सकते हैं? डेफिनेटली हम लिख सकते हैं। जानते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा, यानी कि हम 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू ये रख सकते हैं। यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू रख दीजिए तो आएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये सब वैल्यू किसकी है? ये सब वैल्यू जो हम निकाल रहे थे दैट इज हमारे इस मॉड ए वैक्टर माइनस बी वैक्टर स्क्वायर की है 4 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब अगर हम इसका स्क्वायर रूट ले लें, जैसे इसकी स्क्वायर की वैल्यू मिल रही है, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ए वैक्टर माइनस बी वैक्टर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2 एंड स्क्वायर रूट ऑफ साइन स्क्वायर थीटा इज साइन थीटा बाई 2, और 2 को हम ले आए इधर तो डायरेक्ट हमारा रिजल्ट जो है वो प्रूव हो जाता है। साइन थीटा बाई 2 इज हाफ
ए वैक्टर माइनस बी वैक्टर मॉड। तो ये देखिए, ये हमारा रिजल्ट यहाँ से प्रूव हो जाता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे, ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में आ सकता है। अब देखिए 4 मार्क्स में आ सकने वाले 2 टाइप के क्वेश्चंस यहाँ में मैंने लिखा है। क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में सॉल्व करके बताया था, हम सिर्फ डिस्कस करेंगे कि वो क्वेश्चंस कौन से हैं। देखिए अगर हमें वैक्टर्स की हेल्प से ट्राइंगल का एरिया निकालना है ना, तो एक ट्राइंगल आपको दिया होगा। अगर उस ट्राइंगल के 2 एडजेसेंट साइड दी हैं, अगर किसी ट्राइंगल के 2 एडजेसेंट साइड्स दिए हैं, तो आप एरिया फाइंड करोगे इस फॉर्मूले से। दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, उसका मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय 2। अब कई बार ये यहाँ पे ये लोग इसको कॉम्प्लिकेटेड बना सकते हैं कि साइड नहीं दिए हैं बल्कि वर्टेक्स दिए हैं, ठीक है, वर्टेक्स दिए हैं, कुछ भी हो सकते हैं वो। और यानी कि तीनों अगर वर्टेक्स आपको दिए हैं, आप इन दोनों वर्टेक्स से वेक्टर निकालना। कैसे निकालेंगे? उनके एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस i प्लस वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस j प्लस जेड कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस k। तो इस तरह से a वेक्टर निकालना और फिर ये b वेक्टर निकालना, और उसके बाद आप ये फॉर्मूला लगा लेना। ऐसा ही क्वेश्चन पैरेललोग्राम में भी आ सकता है। अगर आपको कोई पैरेललोग्राम दिया है जिसके 2 एडजेसेंट साइड्स आपको दिए हुए हैं, आपको अगर एरिया निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है एडजेसेंट साइड का क्रॉस प्रोडक्ट, उसका मैग्नीट्यूड। ट्राइंगल में डिवाइडेड बाय 2 होता है और इसमें डिवाइड बाय 2 नहीं होता है। तो ये जो कंसेप्ट है, इसके क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं, आ सकते हैं, तो इनको आप लगा लीजिएगा, इनके कोई क्वेश्चन मत छोड़िएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं इस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। ये PYQ भी है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़रूरी है इसको लगाना आपको। ये समझते हैं क्वेश्चन क्या है। इफ़ ए वैक्टर, बी वैक्टर, सी वैक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वैक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। 3 वैक्टर्स हैं, ये लोग म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं और इनका मैग्नीट्यूड इक्वल है। मैग्नीट्यूड इक्वल है यानी कि मोड ऑफ ए वैक्टर इक्वल्स टू मोड ऑफ बी वैक्टर इक्वल्स टू मोड ऑफ सी वैक्टर। ये पता तो नहीं है कि वो क्या है, लेकिन वो तीनों इक्वल है। तो मान लेते हैं सपोज दे आर लैम्डा। अच्छा, नाउ एज ए वैक्टर, बी वैक्टर, सी वैक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर वैक्टर की क्या कंडीशन है? द डॉट प्रोडक्ट इज 0। तो अगर तीनों आपस में परपेंडिकुलर है तो ए डॉट बी 0 होगा, बी डॉट सी 0 होगा, सी डॉट ए 0 होगा। ये हमने ले लिया। अब आते हैं कि करना क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वली इंक्लाइंड विथ ए वैक्टर, बी वैक्टर एंड सी वैक्टर। अब ये क्या कहानी है, देखिए मैं समझाती हूँ। ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर प्लस सी वैक्टर, यहाँ पे एक वैक्टर की बात की जा रही है। देखिए ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर प्लस सी वैक्टर जो भी होगा एक वैक्टर होगा, और वो एक वैक्टर ए वैक्टर के साथ जो एंगल बना रहा है वही एंगल बी वैक्टर के साथ बना रहा है, वही एंगल सी वैक्टर के साथ बना रहा है। इक्वली इंक्लाइंड का मतलब यही है। अगर हम कहीं से निकाल पाएँ ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर प्लस सी वैक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, तो हम एंगल निकाल सकते हैं। हम बता सकते हैं कि ये ए के साथ क्या एंगल बना रहा है, ये बी के साथ क्या एंगल बना रहा है और सी के साथ क्या एंगल बना रहा है। तो वो निकालने के लिए हमें इसे इसके मॉड का स्क्वायर निकालेंगे, क्योंकि हमको पता है कि किसी भी वैक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या होता है, ए डॉट ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए स्क्वायर होता है। कई बार हमने यूज़ किया है, अब यहाँ पे भी वही यूज़ कर लेना है। तो यह हमने लिख लिया है। अब इसमें डॉट प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ए का ए के साथ ए डॉट ए प्लस ए का बी के साथ ए डॉट बी प्लस ए का सी के साथ ए डॉट सी, फिर बी का ए के साथ बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी प्लस बी डॉट सी। तो ये बी की डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। अब सी का सी डॉट ए प्लस सी वैक्टर डॉट बी वैक्टर प्लस सी वैक्टर डॉट सी वैक्टर, ठीक। उसके बाद फिर से इसका यूज़ करना है 3 जगह यहाँ पे। तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ यहाँ बी डॉट बी में भी हो जाएगा मॉड ऑफ बी स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ सी स्क्वायर। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक है। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि ए डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए सब कुछ 0 है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। देन जितने भी आपको यहाँ बी डॉट ए डॉट बी सब कुछ 0 हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। तो यानी कि सिर्फ इतना बचता है आपके पास, मॉड ऑफ ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर प्लस सी वैक्टर होल स्क्वायर की वैल्यू आपको मिल जाती है
मोड ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर प्लस बी वेक्टर स्क्वायर प्लस 3 वेक्टर स्क्वायर प्लस ये क्वेश्चन में पहले से ही हमें दिया हुआ है कि इन तीनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। कितना है? लैम्डा है। तो पहले का भी लैम्डा, दूसरे का भी लैम्डा और तीसरे का भी लैम्डा, यानी कितना आ गया? 3 लैम्डा स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का स्क्वायर अगर 3 लैम्डा स्क्वायर है तो ये खुद कितना हुआ? √3 लैम्डा हो जाएगा। फाइन, तो हमें इसका मैग्नीट्यूड मिल गया। अब आपको बताना है कि ये जो वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड हमने ये निकाल रखा है, ये ए के साथ जितना एंगल बना रहा है उतना ही बी के साथ बना रहा है, उतना ही सी के साथ बना रहा है। तो चलिए पता कर लेते हैं कि आखिर ये ए के साथ कितना एंगल बना रहा है। जब भी कोई वेक्टर ए बी के साथ कुछ एंगल बनाता है और अगर आपको वो एंगल निकालना है तो उसका फॉर्मूला ये होता है, लेकिन यहाँ पे ए वेक्टर तो ए ही है, लेकिन बी जो दूसरा एंगल है ना, जो दूसरा वेक्टर है वो ये, क्योंकि हमें पता लगाना है कि ये ए के साथ कितना एंगल बना रहा है, तो ए ही मानेंगे और बी ये हो जाएगा कितना? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ठीक है, अपॉन ए का मॉड फिर बी का यानी इसका मॉड, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इसका। और अब हम इसे कर लेंगे सॉल्व। तो ये आ जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू एक डॉट को डिस्ट्रीब्यूट करिए अंदर, तो ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी अपॉन अब इसके बाद देखिए मॉड ए तो अपन को कितना मालूम है? लैम्डा मालूम है, तो यहाँ पे हम लैम्डा रख देंगे और मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी भी हम निकाल चुके हैं √3 लैम्डा, तो ये रख दिया मैंने। नाउ cos थीटा इज इक्वल टू ये यानी कि मॉड ऑफ ए स्क्वायर और ए डॉट बी और ए डॉट सी तो सब जीरो ही है ना, तो मॉड ऑफ ए स्क्वायर अपॉन √3 लैम्डा स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए स्क्वायर फिर से लैम्डा, क्योंकि मॉड ऑफ ए हमने लैम्डा माना था, तो ये आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर अपॉन √3 लैम्डा स्क्वायर कैंसिल, cos थीटा इज इक्वल टू 1/√3 यानी कि थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/√3। ये वो एंगल है जो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर ए वेक्टर के साथ बनाता है। अब इसी तरीके से आप बी वेक्टर के साथ जो बनाया हुआ एंगल है वो निकालेंगे। मान लेते हैं कि ये एंगल थीटा है, दूसरे एंगल को अल्फा मान लेना, तीसरे एंगल को बीटा मान लेना, एंड आई एम श्योर बाई फॉलोइंग दिस ऑल स्टेप्स अदर 2 एंगल्स वुड बी ऑल्सो सेम। तो जो बाकी के एंगल्स आएंगे ना सिमिलरली वो भी 1/√3 और 1/√3 ही होंगे। तो हम कह सकते हैं कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वली इंक्लाइंड एट ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, क्योंकि हमने एंगल ही निकाल लिया है। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को करना है। आई होप समझ में आ गया होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जरूर कर लीजिएगा। तो इतना ही, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज जारी रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।